दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम वित्तीय योजना और प्रबंधन के बारे में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप सभी के लिए ये आवश्यक है कि आप वित्तीय योजना और प्रबंधन की अवधारणा और सुविधाओं के बारे में जानें, जिससे कि आप अपने भविष्य के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात राम और विद्या से हुई और मैंने उन्हें वित्तीय योजना और प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया था। अब मैं आपको उनसे मेरी बातचीत के बारे में बताता हूं। राम और विद्या के 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। विद्या एक गृहिणी है, जबकि राम मजदूरी का काम करता है। वर्तमान में ये दंपत्ति अपने मासिक खर्च के बारे में चिंतित हैं, जो दिनों दिन महंगाई के कारण ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी राम हर महीने कमाता है उन्हें अपने भविष्य के लिए बचाने के लिए पर्याप्त नहीं लग रहा है। एक दिन स्कूल के बाहर मेरी और राम की मुलाकात हुई। राम हमेशा की तरह खुश नहीं था, वह कहीं खोया हुआ था। मैंने उससे पूछा, राम, क्या परेशानी है? मैं अपने मासिक खर्चों के बारे में बहुत चिंतित हूं, जो लगातार तेज गति से बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं दैनिक मजदूरी करता हूं और कभी-कभी वेतन बहुत कम मिलता है। मुझे चिंता है कि कैसे मैं भविष्य में अपने बच्चों की शिक्षा, शादी और घर खरीदने के लिए मैं अच्छी और पर्याप्त रकम की बचत कर सकता हूं। चिंता मत करो। आपको हर महीने की आमदनी से बचत करने के लिए सीखने की जरूरत है और इसके लिए आपको वित्तीय योजना और प्रबंधन के बारे में जानने की जरूरत है। क्या आपको ऐसा लगता है? और क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? और मुझे क्या करना होगा? व्यक्तिगत वित्तीय योजना और प्रबंधन में क्या-क्या शामिल है? मुझे जरा डर लग रहा है। ओह राम, चिंता मत करो। यह जितना लगता है उतना मुश्किल नहीं है। वित्तीय योजना और प्रबंधन को बहुत आसान बनाया जा सकता है। इसमें कमाने, खर्च करने और बचत कैसे करें, ये समझना होता है। तो लक्ष्यों को स्थापित करने और फिर बचाने से आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। जरूरी यह है निवेश करने का निर्णय कैसे लिया जाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी योजना के अनुसार बचत और निवेश करना। और अंत में ये सब आपकी व्यक्तिगत वित्त योजना के अनुसार चल रहा है और यदि आवश्यक हो तो योजना के बारे में पुनः विचार करना और समय समय पर जांचते रहना शामिल है। ओ अरविंद जी, क्या आप एक वित्तीय योजना बनाने और उसे शुरू करने में मेरी मदद करेंगे? मैं वास्तव में जल्द ही बचत शुरू करना चाहता हूं। राम, मुझे भी तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। हम अपनी व्यक्तिगत वित्त योजना बनाने का अभ्यास शुरू करने के लिए कल 11 बजे तुम्हारे घर पर मिलेंगे। वास्तव में आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। मॉड्यूल 1, वित्तीय योजना और प्रबंधन। दोस्तों, इसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें, हम ये समझ लें कि आपने पहले से पोस्ट ऑफिस, डिपॉजिट, शेयर, बीमा के रूप में विभिन्न वित्तीय उत्पादों में बचत कितनी की है। कुछ
सोने के अलावा एक छोटी सी राशि है और इसके अलावा हमारे पास कोई बचत नहीं है। हालांकि हमने बैंकों, शेयर बाजार और बीमा के बारे में सुना ही है। वास्तव में इनमें कोई पैसा नहीं डाला है। जैसा कि आप जानते हैं, हमें इनका महत्व समझ में नहीं आता। मैं 250 रुपये दैनिक मजदूरी के रूप में काम करता हूँ और 1 महीने के दौरान कुछ दिन काम से छुट्टी के बाद औसतन प्रति माह मैं 6,000 रुपये कमा पाता हूँ। मैं अपनी पत्नी को घर खर्च, किराने का सामान, सब्जियों आदि के लिए 3,000 रुपये देता हूँ। शेष राशि अपनी पत्नी या बच्चों के लिए उपहार में कपड़े या खिलौने खरीदने, निर्माण स्थलों के लिए यात्रा करने, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस और दूसरे बिल आदि के भुगतान के लिए खर्च करते हैं। मैं और मेरी पत्नी कुछ राशि बचा लेते हैं जो दिवाली या किसी अन्य आपात स्थिति के दौरान काम आती है। किसी भी आपात स्थिति के दौरान हम स्थानीय साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। तो फिर आपको अपने पैसे का प्रबंधन करने की जरूरत क्यों है और पैसे के प्रबंधन का क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूं। आपको विभिन्न वित्तीय उत्पादों में निवेश करने की जरूरत क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हर उत्पाद के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, जिसमें सोना भी शामिल है। वित्तीय उत्पादों में निवेश करने के लिए आपका निर्णय आपके लक्ष्यों पर निर्भर होना चाहिए, जिसमें पैसे वापस मिलने की उम्मीद, पैसे निकालने, जमा करने की सुविधा यानी तरलता और समय अवधि जिसमें आप अपने पैसे वापस चाहते हैं, ये शामिल होता है। ये तो काफी मुश्किल लगता है। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं आपको आय, व्यय, बचत, निवेश और बचत या निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न उत्पादों के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताना शुरू करता हूं। इन सब का एक तरीका है, ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन में सब कुछ शामिल है, जैसे बजट और लक्ष्य स्थापित करना, खर्च करना, बचत, निवेश और बीमा। मैं विभिन्न वित्तीय उत्पादों के बारे में आपको समझाऊं, उसके पहले एक बार वित्तीय घटकों में से कुछ के अर्थ के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। मैं आपको इसके बारे में एक के बाद एक बताता हूं। सबसे पहले हम आय की बात करते हैं। आय वो रकम है जो विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, खेती या व्यापार से प्रति माह प्राप्त होती है। आपके मामले में देखें तो मजदूरी से आपकी आय वेतन या रुपए में 6,000 रुपए प्रति माह है। आपको खेती या व्यापार से किसी भी तरह की अतिरिक्त कमाई नहीं है, उससे आपकी आय नहीं के बराबर है। इसलिए आपकी मासिक आय कुल 6,000 रुपए है। आय के साथ व्यय आते हैं। अब ये समझ लें कि व्यय क्या है। व्यय का मतलब है हर महीने विभिन्न मदों पर खर्च किया गया पैसा। यह खर्च आवश्यक है, पर साथ ही इसमें गैर जरूरी वस्तुएं भी शामिल हैं। अपनी पुस्तिका में अभ्यास नंबर 1 पर काम करें। अब हम अपने खर्च को समझते हैं। व्यय यानी पैसे का उपयोग। भोजन, किराने का सामान और कपड़े पर आपने 2,000 रुपए खर्च किए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए आप 1,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य, ऋण की चुकौती, मनोरंजन आदि जैसे अन्य मदों के लिए आप 2,000 रुपए के आसपास खर्च कर रहे हैं। इसलिए आपका
कुल मासिक खर्च 5,000 रुपए है। इसका मतलब ये है कि व्यय की इस तालिका को देखते हुए मैं मेरे मासिक वेतन से प्रति माह 1,000 रुपए की बचत कर रहा हूं। हाँ, मुझे समझाने दीजिए, जिससे कि आप जितना संभव हो सके बचत के महत्व को समझ सकें। मकान या जमीन खरीदना, बैंकों में सावधि जमा करना, सोना खरीदना, ये सभी निवेश का ही एक रूप हैं। पर पैसे को अधिक रिटर्न पाने के लिए पुनः नियोजित करना अतिरिक्त प्रकार का और ज्यादा समय का निवेश होता है। ये बचत से अलग होता है। जब हम बचत के बारे में बात करते हैं तो आय यदि व्यय की तुलना में अधिक है तो अधिशेष पैसा बचत के रूप में जाना जाता है। इसे आप अपने बैंक में डाल सकते हैं, जमीन, मकान या सोना खरीदने में निवेश कर सकते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आय और व्यय का हिसाब किताब रखें। इससे आप वास्तव में ये जान पाएंगे कि हर महीने कितना और कहां खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। राम, तुमने कभी कभी विशेष रूप से आपात स्थिति के दौरान साहूकार से पैसा उधार लेने की बात कही थी। इसे हम ऋण कहते हैं। जब व्यय आय से अधिक हो और आपके पास ऐसी कोई बचत नहीं है जिससे कि आप अतिरिक्त खर्च का प्रबंध कर सकें और पैसे की कमी हो, तो आप ऐसे में किसी से पैसा उधार लेते हैं, जिसे ऋण कहा जाता है। जब खर्चे बराबर या अपनी आय से अधिक कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। यानी आपकी मासिक आमदनी रुपए 6,000 में हर महीने का खर्च विभिन्न कारणों से भिन्न हो। इससे आपको अपने खर्च में परिवर्तनों का सामना करना पड़े, तब आपको क्या करना चाहिए। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आय व्यय का हिसाब किताब रखें। इससे आप ये जान सकेंगे कि हर महीने आप कितना और कहां खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। यदि आप रुपए की अपनी सारी आय 6,000 रुपए खर्च करते हैं तो आपको आगे खर्च करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए और खर्च करने से पहले अच्छी तरह से योजना बनाना चाहिए। यदि किसी महीने आपका खर्च ज्यादा है, जैसे 7,000 रुपए, तो आपको 1,000 रुपए की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपको ध्यान से खर्च करना चाहिए और अपने खर्च को कम करना होगा, जैसा कि मनोरंजन या दूसरे खर्चों की कटौती करके आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वित्तीय सिद्धांतों को आरंभिक तौर पर समझ लिया होगा। इसके पहले वित्तीय योजना समझाना शुरू करें। क्या आपने वित्तीय योजना के बारे में सुना है? अब मैं आपको समझाता हूं। वित्तीय योजना क्या है? वित्तीय योजना पूरे जीवन भर में अपने वित्तीय जरूरतों का आकलन और योजना का एक तरीका है, जिसमें घर, भूमि, शादी, बाढ़, सूखा जैसी बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों की खरीद, अपने बच्चे की शिक्षा और जन्म के लिए वित्तीय जरूरतों का अनुमान किया जाता है। तो मुझे क्यों वित्तीय योजना बनाना चाहिए? क्योंकि वित्तीय योजना आपको अपनी आय का स्तर बनाए रखने और संभावित अग्रिम खर्च की योजना के लिए सक्षम बनाती है। इससे मुझे किस तरह मदद मिलेगी? ये 2 तरह से मददगार है। एक ये कि आप अपनी
नियमित आय में से एक भाग को बचाएं, जो आपके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। दूसरा, गैर जरूरी वस्तुओं के खर्च में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कटौती करें। तो आपको आज से ही वित्तीय योजना बनाना शुरू करना चाहिए, जिससे कि बचत कर सकें, अपने कर्ज का भुगतान कर सकेंगे, अपना घर खरीद पाएंगे और अपने बच्चों की उच्च शिक्षा अपने खुद के पैसे में पूरी कर पाएंगे। तो आपको आज से ही वित्तीय योजना शुरू कर देना चाहिए। तो अरविंद जी, हम कहाँ से शुरू करें? इसे एक वित्तीय डायरी के साथ कैसे शुरू करें, ये मैं आपको बताता हूं। वित्तीय डायरी आपको वित्तीय योजना बनाने में मदद करती है। इससे आप ये जान पाएंगे कि एक महीने के दौरान आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं पर आप कितना खर्च कर रहे हैं। इससे आपको उन वस्तुओं के बारे में पता चलेगा जिन पर खर्च कम किया या बचाया जा सकता है। ये आपको एक बार पता चल जाए तो आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान में रखें, खर्च करने के पहले 2 बार सोचें। एक बार फिर आपका उदाहरण लेते हैं। आपकी मासिक आय 6,000 रुपए है। एक वित्तीय डायरी बनाए रखने से आप अपने खर्च को जान पाएंगे, जैसे भोजन, मकान और कपड़े पर 2,000 रुपए, बच्चों की शिक्षा पर 1,000 रुपए, किराया 700 रुपए और बीमारी पर 300 रुपए आप खर्च कर रहे हैं। त्योहारों, शॉपिंग, मनोरंजन आदि पर 1,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। यदि आप त्योहारों, शॉपिंग इन पर खर्च को कम कर सकते हैं तो 1,000 रुपए में से आप 800 रुपए खर्च करके इसमें से 200 रुपए बचाते हैं, तो अपनी आय में से आपकी बचत हुई 1,200 रुपए प्रति माह। तो इस प्रकार एक वित्तीय डायरी बनाने से आपने पैसे बचा लिए, लेकिन डायरी के बिना आप अपने हाथ के सारे पैसे खर्च कर देंगे। लेकिन हमारे हर महीने के खर्चे तो निर्धारित हैं, वो हम कैसे बचा पाएंगे? आप विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करके अतिरिक्त वस्तुओं में से कुछ पर खर्च को कम कर सकते हैं। इस पैसे से अधिक कमाई के बिना आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के लिए आपकी अतिरिक्त आय हो जाती है। यह समझने के लिए बहुत आसान है। यह बचाया हुआ पैसा आपकी आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त आय है, जिसके लिए आपको अधिक आय नहीं कमानी पड़ेगी। यह समझना बड़ा आसान है। उदाहरण के लिए आप हर दिन चाय के 4 कप ले रहे हैं, तो पिछले 30 दिनों में आपने 120 कप चाय पी है। चाय के 1 कप की कीमत यदि 5 रुपए है तो कीमत हुई 600 रुपए। जरा सोचें, क्या आपको एक दिन में 4 कप चाय की जरूरत है? यदि हर दिन 2 कप चाय पी जाए तो खर्च होगा 300 रुपए और आप इसके बराबर 300 रुपए बचा पाएंगे। इधर आप 4 कप चाय ले रहे थे, लेकिन बुनियादी तौर पर आपकी चाय की आवश्यकता 2 कप चाय के साथ पूरी हो सकती है। तो एक तरह से आपकी कमाई में 300 रुपए की वृद्धि हुई और पूरे साल में 3600 रुपए की। तो भाई, पैसा बचाया तो पैसा कमाया। अरविंद जी, जो जानकारी आप हमें दे रहे हैं, हम उससे बहुत खुश हैं। हमें अब कुछ और भी बताएंगे? जरूर। अब देखते हैं कि आपके मामले में सबसे महत्वपूर्ण है एक घर के बजट की तैयारी कैसे करें। तो अब इस बारे में बात करते हैं। ये बजट क्या होता है? बजट एक लिखी हुई योजना है जो आपको ये समझने में मदद करती है कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है और उसे कहां पर खर्च करना है। आप कितना खर्च कर रहे हैं, इसका ट्रैक रखने में बजट आपकी मदद करता है। आय और व्यय
एक ठेठ बजट के दो प्रमुख घटक होते हैं। आपकी आय सूची में कितना पैसा आ रहा है और ये कहां से आता है। उदाहरण के लिए कृषि आय दैनिक मजदूरी से, और आपका व्यय कहां और कितना आप खर्च करते हैं, जैसे बिल, भोजन, स्कूल की फीस, ये सब बजट सूची में आता है। अब मैं आपको बजट का महत्व समझाता हूं। बजट आपको आपका पैसा कहां खर्च होता है और किन चीजों के लिए आप भुगतान करते हैं, इसकी नियमित जांच में मदद करता है। बजट से आपात स्थिति की तैयारी और अनियोजित खर्चों और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बचत करने में मदद मिलती है। बजट आय और व्यय का मिलान करने के लिए एक योजना बनाने का एक विश्लेषण होता है। बजट 3 प्रकार के होते हैं: अल्पकालिक बजट, मध्यम अवधि के बजट और एक लंबी अवधि का बजट। उदाहरण के लिए यदि 1 महीने के लिए एक बजट है तो ये अल्पकालिक बजट कहा जाएगा। यदि आप 1 वर्ष के लिए बजट बनाते हैं तो यह मध्यम अवधि का बजट कहा जाएगा, और अगर आप 1 साल से भी अधिक के लिए बजट बनाते हैं तो इसे एक लंबी अवधि के बजट के रूप में जाना जाता है। बजट की तैयारी के समय पर खर्च आय से अधिक है तो आप सभी अनावश्यक व्यय को खत्म करने या अधिक आय कमाने के लिए अवसरों की तलाश में बजट निर्धारित करना पड़ सकता है। यदि आय और व्यय का रिकॉर्ड ठीक से रखा गया है तो। पहले आपने किसी वित्तीय डायरी के बारे में बात कही थी। हाँ, ये बजट बनाने से भी ज्यादा आसान है। सभी खर्च के लिए प्रावधान करने के बाद यदि बचत हो जाती है, जो कुछ पैसे भी हो सकते हैं, तो इसे भविष्य की आकस्मिकताओं के लिए बचाया जाना चाहिए। ये एक अच्छी योजना बनाने के लिए बेहतर है कि लंबी अवधि के उद्देश्य रखे जाएं, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, बुढ़ापे के लिए बीमा वगैरह वगैरह। मैं एक घर और एक बाइक खरीदना चाहूंगा। और मैं एक सोने की चेन लूंगी। याद रखें, जब भी आप बजट बनाएं उसमें भविष्य के खर्चों के लिए भी बजट रखें, जैसे अपने बच्चों की शिक्षा, शादी आदि। किसी भी वित्तीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितना जमा किया जाए, इसे समझना जरूरी है। एक वास्तविक लंबी योजना के लक्ष्य तब प्राप्त किए जा सकते हैं जो आपकी कम अवधि की मासिक या वार्षिक योजना में शामिल हों। तो तुम आज से ही अपने पारिवारिक बजट को तैयार करना शुरू कर सकते हो। अब इस मासिक वित्तीय योजना के बारे में ध्यान से समझो। मासिक बजट की योजना बनाने से आप वार्षिक बजट को भी बना सकते हैं। बजट लागू हो सके, इसके लिए इसे सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। आप अपने बजट के साथ योजना बनाते समय आपको अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते और परिणामों की उम्मीद करें तो ऐसा होने की संभावना नहीं है। आप दोनों को एक साथ बैठना चाहिए और अपने पारिवारिक मासिक बजट पर कार्य करना चाहिए, जिससे आपने अपने भविष्य के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे पूरा कर सकें। कृपया अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास 3 पर काम करें।